ये वीडियो शुरुआत में थोड़ा रैंट जैसा लगेगा, लेकिन सुन लीजिएगा, मैं सच में परेशान हूँ। मेरी फ्रेंड लिस्ट में, जान पहचान में अक्सर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही जाता है जो बार बार ये कहता है कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता। ये सब राजनीति है, हमें बांटने की कोशिश है, फलाना फलाना। लेकिन आपको क्या लगता है, लव जिहाद क्या है? एक साजिश या फिर सिर्फ प्रेम का ही एक रूप? एक ऐसा प्रेम जहां एक ब्राह्मण लड़की का भाव 5 लाख तय है। खैर, प्रेम एक ऐसी चीज है जिसे परिभाषित करने वाली मैं कौन होती हूँ। आज भी लोग कहते हैं कि टाइटैनिक में रोज केवल एक बार जैक से मिली और पूरी जिंदगी उसी के लिए रोती रही। परिवार होने के बाद भी। तो क्या ये प्रेम है या एक ऑब्सेशन या एक सोची समझी साजिश? जब बात 300 से 500 हजारों लड़कियों की हो, एक ही समुदाय से, एक ही उद्देश्य से, तब बात प्रेम की नहीं रहती, साजिश की हो जाती है। मकसद नहीं भूलना है, राइट? सरल भाषा में आइए बात करते हैं कि आखिर लव जिहाद क्या है। इस वीडियो में इसके पीछे के वैचारिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और मजहबी पहलुओं पर बात करेंगे। भारत में लगभग हर दूसरे दिन एक ऐसी खबर आ जाती है, और देखिए, मैं 2026 से पहले की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं बता रही कि 1992 में अजमेर में कैसे स्कूल की बच्चियों को ट्रैप किया गया, कैसे ब्लैकमेल किया गया। अभी तो बस फरवरी शुरू हुआ है ना, 2026 शुरू हुए सिर्फ एक महीना हुआ है, और सिर्फ 2026 में मुस्लिम समुदाय, हाँ मुस्लिम समुदाय, मैं विशेष समुदाय नहीं कहूंगी। अगर आरिफ अपने आप को आरिफ बता सकता है तो मैं भी साफ तौर पर मुस्लिम समुदाय कह सकती हूँ। खैर, इसी समुदाय के इतने आरोपी पकड़े जा चुके हैं अलग अलग मामलों में, अलग अलग तरीकों से, कि पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। कैसे समाज के हर स्तर पर एक जंग छिड़ी हुई है, कभी सैलून, कभी जिम, कभी व्यवसाय, कभी काले जादू के नाम पर, तो कभी प्यार के जाल में गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाया गया। पहले फटाफट मामलों की बात कर लेते हैं, फिर इन पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। फरवरी 2026 उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पुलिस ने AIMIM से जुड़े कार्यकर्ता अजफरुल को गिरफ्तार किया। जांच में सोशल मीडिया अकाउंट्स, मोबाइल डेटा और हैंड रिटन सूचियां जब्त की गई। पुलिस के अनुसार इन सूचियों में लगभग 300 गैर मुस्लिम लड़कियों के नाम दर्ज थे। अजफरुल पर आरोप है फर्जी पहचान से संपर्क, सोशल मीडिया के जरिए टारगेटिंग, धार्मिक रूपांतरण के लिए दबाव। मामला यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट और IPC की धाराओं में दर्ज किया गया है। वहीं फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में मिर्जापुर से मौलवी लखीरुल रहमान गिरफ्तार किया गया। आरोप, स्थानीय जिम के आसपास हिंदू लड़कियों और युवाओं को काले जादू, झाड़ फूक और साया जैसी बातों से डराकर ताबीज और रिचुअल के नाम पर निर्भरता बनाना और डर के जरिए धार्मिक परिवर्तन का दबाव बनाना। जनवरी के अंत और फरवरी 2026 की शुरुआत में गुरुग्राम से आरिफ उर्फ आरब और तारीफ गिरफ्तार किए गए। आरोप, हिंदू पहचान अपनाकर विवाह, शादी के बाद असली पहचान उजागर होना, हिंसा और मजहबी दबाव। मामला धोखाधड़ी, जबरन धर्म परिवर्तन और घरेलू हिंसा की धाराओं में दर्ज है। फरवरी 2026 मुरादाबाद पुलिस ने जुबैर खान को गिरफ्तार किया। पीड़िता 16 वर्ष की नाबालिग बताई गई। आरोप, निजी वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल, लंबे समय तक दबाव, पॉक्सो एक्ट, IT एक्ट और यूपी कन्वर्जन एक्ट की धाराएं जोड़ी गई हैं। इन मामलों में सबसे अहम ये नहीं था कि कितने फोन मिले, अहम ये था कि हर जगह एक जैसी चीजें मिली, सूचियां, तय पैटर्न और पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट्स। अलग अलग जुड़ी, अलग अलग चेहरे, लेकिन तरीका वही। इसका मतलब साफ है, ये घटनाएं अचानक नहीं हुई, ये डिजाइन की गई थी। अब आप सोचिएगा, 2026 चल रहा है, इंटरनेट सबके हाथ में है, तो लड़कियों को समझ आना चाहिए। ये सवाल गलत नहीं है, लेकिन समस्या यहाँ सवालों की नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इन घटनाओं को अलग अलग मामलों की तरह देखते हैं और उस पूरे नेटवर्क को नहीं देखते जिसके भीतर ये पैदा होता है। यहीं से ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि ये सब होता है कैसे। पहला सवाल क्यों का नहीं, कैसे का है। सबसे पहले एंट्री पॉइंट चुना जाता है, जिम,
सैलून, कोचिंग या सोशल मीडिया, जहाँ भरोसा जल्दी बनता है। पहचान नहीं बताई जाती, जानकारी इकट्ठा की जाती है। ये रिश्ता नहीं, रिकॉर्डिंग होती है। दूसरा चरण मॉनिटरिंग का होता है। भाषा, सोच, पसंद सब अपनाए जाते हैं। शक को प्रेजुडाइज कहा जाता है। मेट्रो शहरों में यही काम पॉलिटिकल करेक्टनेस, फेमिनिज्म और लिबरल सोच के जरिए होता है। तीसरे चरण में अलगाव आता है। परिवार रिग्रेसिव, दोस्त नेगेटिव, बातचीत प्राइवेट हो जाती है। कभी तस्वीर, कभी वीडियो। अब फैसले दबाव में होते हैं। कुछ मामलों में डर का ताला लगाया जाता है। काला जादू, बीमारी, बदकिस्मती। सच मुद्दा नहीं होता, असर होता है। सहमति भ्रम बन जाती है। आखिरी चरण बाइंडिंग का होता है। शादी, नाम बदलना, नई पहचान। ये एक दिन में नहीं होता ताकि वापसी मुश्किल हो जाए। यहीं से बाहर ये रिश्ता लगता है और भीतर प्रक्रिया। अब सवाल उठता है, ये हर जगह एक जैसा क्यों है? अगर ये सिर्फ निजी रिश्ता होता तो पैटर्न टूट जाता, लेकिन टूटता नहीं है। जांच एजेंसियों के सामने प्रोत्साहन का ढांचा सामने आया, भावना नहीं, लेन देन। रिकॉर्ड में दर्ज मिला कि हिंदू लड़कियों के इस्लाम में परिवर्तन की स्थिति में भुगतान परिणाम आधारित था। जाति और सामाजिक प्रोफाइल के अनुसार दर तय थी, 2 से 3 लाख से लेकर 7 से 10 लाख तक। यही वजह है कि एक ही व्यक्ति कई टारगेट्स पर काम करता दिखा। यही वजह है कि ये दोहराया जाता है। यहाँ रोल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं। यहाँ एक बात माननी पड़ेगी, कई मामलों में ये लड़की की चॉइस होती है, लेकिन चॉइस भी ग्रूम्ड हो सकती है। अब जरा सोचिए, एक 16 साल की बच्ची की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। सोशल मीडिया की वैलिडेशन, बोल्डनेस का महिमा मंडन, और अगर माँ बाप रोके तो वही विलेंस। जब कहा जाता है कि लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो सिर्फ ओपिनियन नहीं रहता, वो मॉरल कवर बन जाता है। मेरे अब्दुल अलग हो जाते हैं। यहाँ कन्वर्जन अचानक नहीं होता, बिलीव्स डाइल्यूट होता है, रिचुअल्स ऑप्शनल बनते हैं, नाम बदलता है और इसे नेचुरल प्रोग्रेशन कहा जाता है। जहाँ रेजिस्टेंस दिखी वहाँ ब्लैकमेल आया। कुछ मामलों में हाइप्नोसिस और ट्रांस बेस्ड मैनिपुलेशन जैसे आरोप भी दर्ज हुए। अब सवाल अनएवॉइडेबल है, अगर रेट काट है तो पैसा आता कहाँ से है? यहीं से ये निजी रिश्ते की कहानी नहीं रहती। फॉरेन लिंक्स, फंडिंग चैनल्स और आइडियोलॉजिकल मोटिव्स सामने आते हैं। चार्जशीट और डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में दर्ज है कि भुगतान धर्म परिवर्तन पूरा होने पर किया गया। नकद, रहन सहन, कानूनी मदद, सब स्टेज वाइज। अब जो दिखाई देता है वो शुरुआत नहीं, अंत स्थिति होती है। नाम बदल चुका होता है, भाषा बदल चुकी होती है, सामाजिक दायरा सिमट चुका होता है, वापसी सामाजिक रूप से दंडनीय बना दी जाती है। यही मजहब निजी चॉइस नहीं रहता, वो आइडेंटिटी क्लोजर का दृश्य प्रमाण बन जाता है। एक जरूरी सवाल यहाँ आता है, जब पैटर्न इतना साफ है तो कानून क्या करता है? भारत में ऐसे मामलों के लिए अलग से लव जिहाद नाम का कोई कानून नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून शून्य है। 2020 के बाद से विशेषकर उत्तर प्रदेश में यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत ऐसे मामलों की जांच हुई। इन मामलों में स्पष्ट है कि अगर धोखे, दबाव, डर या विवाह के जरिए धर्म परिवर्तन कराया गया तो वो अपराध है। 2024 से 25 के संशोधनों के बाद इन प्रावधानों को और सख्त किया गया। नाबालिग, महिला या सामूहिक मामलों में कड़ी सजा और कई स्थितियों में बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर। इसी वजह से हमने बस्ती, मिर्जापुर, मुरादाबाद और गुरुग्राम जैसे मामलों में आईपीसी की धाराएं, पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट और यूपी कन्वर्जन एक्ट सब एक साथ लगते देखे। महत्वपूर्ण ये है कि अदालतें बार बार एक बात पर जोर देती है, सहमति वैध तब मानी जाती है जब वो स्वतंत्र और जानकारी आधारित हो। जहाँ पहचान छिपाई गई हो, डर पैदा किया गया हो या ब्लैकमेल हुआ हो, वहाँ कंसेंट कानूनी ढाल नहीं बनी। यानी ये बहस प्यार वैध है या नहीं की नहीं है, ये बहस धोखे, दबाव और संरचित रूपांतरण की है, और कानून इस भेद को मान्यता देता है। यही लव जिहाद है और यही कारण है कि ये बहुत वास्तविक है। ये किसी एक रिश्ते की कहानी नहीं है, ये उस प्रक्रिया का नाम है जहाँ पहचान बदलती जाती है,
सहमति गढ़ी जाती है और अंत स्थिति पहले से तय होती है। सवाल अब ये नहीं कि इसमें गलती किसकी है, सवाल ये है कि हमने चेतावनी को नफरत क्यों कहा, सावधानी को असहिष्णुता क्यों और सवाल पूछने को अपराध क्यों बना दिया। एक समाज जो धर्म समझाने में चूक गया, पहचान सिखाने में देर कर गया और फिर हैरानी में डूब गया कि जो पहला मिला वही सच कैसे बन गया। और दूसरा समाज के कथित रक्षक जो मकसद के नाम पर दूसरे को बस क्षति पहुंचाना चाहता है, कहते हैं कि किसी समाज को अगर नष्ट करना है तो उसकी महिलाओं को नष्ट करो। इसलिए ये बहस शब्दों की नहीं है, ये पहचान की है, क्योंकि पहचान तब नहीं मरती जब कोई उसे छीनता है, वो तब मरती है जब उसे बचाने से इनकार कर दिया जाता है।